हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन क्या करते हैं, टीआईआर की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। कुछ एप्लीकेशंस जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। कल अपन ने रिफ्लेक्शन और टीआईआर क्रिटिकल एंगल के बारे में बेसिक आइडिया लिया। आज इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे जेईई और नीट में नहीं पूछे जाते, पर फिर भी आपका बोर्ड के लिए एक बार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी आपका बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई गुजरात बोर्ड, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, देखो क्या है। पहले तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक इस टाइप का हेडिंग मिलेगा, डेमोन्स्ट्रेशन फॉर टीआईआर, ठीक है। मींस आप घर पे टीआईआर को कैसे देख सकते हो, आप घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो क्या है एक्सपेरिमेंट, तो समझ लेते हैं जरा। मान लो ये है एक बीकर ले लिया आपने, ठीक है। और उसमें क्या है, यहाँ पे एक लेजर लाइट लगा ली है। ये क्या है, लेजर लाइट। ये जो लेजर लाइट आपके पास होती है, ये लेजर सोर्स है, मतलब यहां से लाइट इमिट होगी, ठीक है। इसको मैं ब्लैक करके बनाता हूं। ये ब्लैक कलर की आपके पास लाइट आ गई। आपने सबने देखा होगा लेजर लाइट का सोर्स इस टाइप का, ठीक है। इसमें से जो है लाल कलर की लाइट निकलती है, और आपने लगाई भी होगी एक दूसरे पे, कभी दीवार पे लगाई, कभी दूसरे के घर में लगा दी, कभी इधर उधर करते रहते हो आप टाइम पास इससे। तो लेजर सोर्स है। तो देखो क्या है, इसमें पानी भर लिया मैंने, और पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप सभी को पता है 4/3 होता है, 1.33। आपको याद भी रखना है, मैंने बोला था। अब अगर मान लो ये लाइट आपने यहाँ से पहले क्या किया, कम एंगल पे लगाई। अगर कम एंगल पे आप लाइट लगाओगे ना, पानी के अंदर है लेजर लाइट, अच्छी वाली लेके आना, ठीक है, वरना खराब हो जाएगी पानी के अंदर डालते, वाटर प्रूफ होनी चाहिए। तो अंदर लेके आया, और यहाँ से लेजर लाइट लेके आए ना, यहाँ से सोर्स, इससे अगर आपने सोर्स ऑन कर दिया तो यहाँ से लाइट जो रे आ रही होगी वो ऐसे आ रही होगी। अगर ये वाला एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से कम एंगल है, तो फिर लाइट रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जो लाइट है पानी के अंदर भी दिखेगी और बाहर भी दिखेगी। कुछ लाइट बाहर आ जाएगी, कुछ अंदर आ जाएगी। क्लियर है। ये तो कब है, अब यह तो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल। अब मैंने क्या किया, इस एंगल को बढ़ाया बढ़ाया, और एक एंगल ऐसा हो गया जो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। यहाँ पे एंगल कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। अब अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो गया तो यहाँ टीआईआर हो गया, मतलब बाहर में आपको कोई लाइट नहीं दिखेगी, ठीक है। सारी की सारी लाइट अंदर की ही दिखेगी, अंदर यहाँ चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप से ही आप घर पे भी कर सकते हो। और अगर ये इस टाइप की जो ट्यूब आती है, बड़ी वाली ट्यूब हो अगर आपके पास, ठीक है, बड़ी वाली ट्यूब हो, तो फिर क्या करना है, यहाँ बाहर से लाइट चलाई आपने लेजर लाइट, और ये लाइट यहाँ से एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे टीआईआर हो, यहाँ पे एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, यहाँ टीआईआर होगा, तो फिर यहाँ भी डेफिनेटली टीआईआर, मतलब ये लाइट जो है पूरी की पूरी अंदर 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 चमकती रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये आप घर पे भी कर सकते हो। अच्छा, पानी के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, ये टेबल है, इस टेबल से समझते हैं जरा क्या है। यहाँ मैं मीडियम लिख रहा हूँ, अलग अलग मीडियम होंगे तो क्या होगा, देखो मीडियम है, एन के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33, ठीक है। और अगर मैं इसका क्रिटिकल एंगल निकालूं, क्रिटिकल एंगल आईसी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो ऊपर रेयर डेंसर तो 1 आ गया, और नीचे डेंसर वाला मीडियम एन आ गया। तो साइन आईसी इक्वल टू 1/1.3 करोगे ना, तो ये वाला एंगल आता है 48.75 केल्विन, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा के यूज करोगे तो समझ आएगा ये वाली वैल्यू कैसे आती है, वरना ऐसे तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये 48 डिग्री एंगल आ गया। मतलब जो है ना, यहाँ पे अगर आपको टीआईआर करा के देखना है, यहाँ अगर आपको टीआईआर करके देखना है, तो यहाँ वाला जो ये इंसिडेंट एंगल है ना, ये 48 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये वापस इधर अंदर आ जाएगी। अगर 48 से कम होगा, 40 डिग्री पे आप कराओगे तो 40 डिग्री पे आपको टीआईआर नहीं दिखेगा, मतलब बाहर भी लाइट आती हुई दिखेगी। आप चाह रहे हो सारी लाइट पानी के अंदर ही रहे, सारी लाइट पानी के अंदर ही कब रहेगी, जब 48 डिग्री से ज्यादा पे, यहाँ पे 48 डिग्री से ज्यादा पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे यहाँ पे भी जो है, एक बार रिफ्लेक्शन, यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एंगल है ना, ये 48 से ज्यादा होगा, 48.75 डिग्री से, तो यहाँ टीआईआर हुआ। अगर यहाँ टीआईआर हो गया तो डेफिनेटली आई आर बराबर, फिर यही अल्टरनेट एंगल, यहाँ भी टीआईआर, तो इसका बिहेवियर ऑप्टिकल फाइबर के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपन ने घर पे आप करके देख सकते हो टीआईआर वाला फिनोमेना, ठीक है। अब एक टर्म आती है टीआईआर इन नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। नेचुरली जो टीआईआर का किस किस जगह होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है, देखो यह है मिराज। मिराज क्या है, देखो मिराज को समझ लेते हैं पहले, ठीक है। एन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहाँ जो एयर है ना, उस एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। यहाँ मीडियम कौन है, एयर। अब दो डायग्राम बनाया मैंने, ये ग्राउंड है, ये सीधी लाइन क्या है, ग्राउंड।
अपन मैकेनिक्स में ग्राउंड ऐसा ऐसा बनाते थे क्या, ऐसा ऐसा ग्राउंड, ऐसे ऐसे ग्राउंड बना देते, फिर आर्मी भगा दिया, कभी कार भगा ली। तो इस टाइप का ग्राउंड यहाँ नहीं बना रहा हूँ, वरना आप सोचोगे तो सर प्लेन मेरा रह गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड किस टाइप का बनाया, सिंपल लाइन खींच दी। ऐसा बनाऊंगा तो आप प्लेन मिरर समझ जाओ उसको, ठीक है। ये प्लेन मिरर का साइन भी वैसा है ना, ठीक है। तो इस टाइप का नहीं बना रहा हूँ ग्राउंड, सिंपल एक लाइन खींच ली मैंने, ये सिंपल लाइन है, ग्राउंड आ गया। अब यहाँ ग्राउंड पे एक पेड़ है, लंबा सा पेड़ आराम से खड़ा है, और एक भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। अभी भाई साहब पेड़ को, इस पेड़ को निहार रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, अगर मान लो एयर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लेते हैं अपन पूरा एटमॉस्फेयर की, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, पूरे एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट होगा। और यहाँ से रे जो है ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज इट इज आपको ये पेड़ जो है यहीं पे दिखेगा, एज इट इज पेड़ का टॉप पॉइंट यहाँ दिखेगा आपको, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन पे। हकीकत में ऐसा नहीं होता, हकीकत में क्या होता है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ना, वो सब जगह एक जैसा नहीं होता। तो कैसे बदलता है देखते हैं जरा। तो ये वाला डायग्राम एक्चुअल डायग्राम है, ये समझते हैं जरा, ठीक है। ये एयर टेम्परेचर, अगर आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है एयर टेम्परेचर। जैसे अगर मान लो ठंडी का मौसम है तो ये कांस्टेंट हो सकता है ऑलमोस्ट, ठीक है। पर जब गर्मी आती है तो क्या होता है, जो अर्थ के पास का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। गर्मी में क्या होगा, यहाँ अर्थ के पास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है ऊपर वाली लेयर के कंपेरिजन में, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर टेम्परेचर कम 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 होता चला जाएगा। मतलब नीचे जा रहा हूं तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी कम हो जाएगी। थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था अपन ने, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है, मास कांस्टेंट, तो डेंसिटी क्या हो गई, कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती जा रही है, डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम। और डेंसिटी के कम होने से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाता है, कम। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम कहां का होगा, नीचे वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, ऊपर वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा। मतलब ये वाला ऊपर वाला मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया, और नीचे जाने पे इसका डेंसर मीडियम का जो डेंसर है वो कम होता जा रहा है। मतलब नीचे जो है रेरर एयर होती जा रही है, नीचे वाला मीडियम। मतलब ये एयर में क्या हुआ, एयर का मीडियम ही वेरिएबल हो गया। ऊपर डेंसर था, सबसे ज्यादा डेंसर, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ रेरर होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। अब ये लाइट है, यहाँ से जो टॉप से जो रे आएगी, यहाँ से कोई अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो इंसिडेंट रे क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है नीचे जाने पे। और अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, अगर मान लो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा तो मीडियम का जो है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये रे जो यहाँ से जा रही थी, ये रे में क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे आने लगे, तो इसका TIR हो गया। TIR होने पे ये रे यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाएगी। मतलब ये वाले आदमी को, बेचारे को क्या लगेगा, ये रे ऐसे आ रही है ना, ये इस टाइप से जो रे आ रही है, इसको लगेगा ये रे यहाँ से आ रही है, यहाँ से। मतलब ये वाला जो है यहाँ दिखने वाला है इसको, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये तो दिखेगा ही सही, और TIR के कारण इसको इमेज यहाँ भी दिखेगी। मतलब ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पेड़ उल्टा कैसे हो गया, भूत तो नहीं आ गया कहीं, ठीक है। बट एक्चुअली हुआ क्यों है, ये TIR के कारण हुआ ऐसा, ठीक है। तो ये जो पेड़ है यहाँ पे दो टाइप से दिखेगा, एक तो एज इट इज भी दिखेगा और एक उल्टा भी दिखेगा इसको, ठीक है। तो उल्टा दिखेगा क्यों, ये TIR के कारण। पर ऐसा तो तभी होगा जब टेम्परेचर मतलब ज्यादा ही गर्मी हो, ज्यादा गर्मी होगी तभी इस टाइप से होगा, ठीक है। और ये जो है सेम वैसी सिचुएशन होगी, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक पेड़ है या कोई आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे पुल के पास में, तो यहाँ मिरर लगा दूं तो पुल में उसका रिफ्लेक्शन के कारण इधर इमेज बनेगी। तो ये इस आदमी को ऐसा लगेगा वो यहाँ तो जो है पानी पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, और पानी में इसका इमेज नीचे बन रहा है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब गर्मियों के दिनों में आप कार लेके निकलते हो गाड़ी से, ज्यादा अच्छी खासी गर्मी पड़ रही हो, तो गाड़ी चलाते हो, तो चलाते टाइम आपको क्या होता है, रोड पे जो दिखता है, रोड पे ऐसा लगता है आगे पानी पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा ही पानी भरा है। और जब वहां जाके देखते हो तो वहां कुछ ही नहीं, पानी है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्यों दिखता है, वो उसका रीजन यही है, ये TIR, ठीक है ना। मतलब होता क्या है, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, तो यहाँ से ये TIR होता चला जाता है। और TIR होगा तो ये आपको जो ये इस आदमी को क्या भ्रम होगा कि ये पेड़ जो है इसका इमेज बन गया, यहाँ पानी में पुल के जैसा बिहेवियर हो रहा है, यहाँ पानी पानी रखा है नीचे, जैसे यहाँ सिंपल पुल हो, स्विमिंग पूल वगैरह पानी हो रेस्ट में, तो यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनेगा ना, उसी टाइप से इसको लगेगा। तो ये जो भ्रम हुआ ना, इसको बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में ऑप्टिकल इल्यूजन। और ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन का फिनोमेना हो रहा है, इसी को बोला जाता है मिराज,
ठीक है। पर ये इफेक्ट तभी दिखेगा जब गर्मी हो ठीक ठाक, अगर गर्मी नहीं होगी तो ये एज इट इज पेड़ दिखेगा, ठीक है। तो ये अपन ने पहला एप्लीकेशन क्लियर कर लिया मिराज वाला। ये बोर्ड में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में जैसे भी। बाकी आपको इन सब की रीडिंग है ना एनसीईआरटी से कर लेनी, मैंने पूरा बोल दिया है, आपको शायद सब कुछ समझ आ गया होगा। एक बार आप एनसीईआरटी रीड कर लोगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं सेकंड। देखो टीआईआर का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन अपन ने मैरिज पढ़ा, सेकंड है डायमंड। डायमंड में क्या होता है, देखो डायमंड एयर इंटरफेस, जो डायमंड होता है ना, डायमंड का उसका जो सरफेस है, पहले तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। जो देखो मैंने पहले वाटर का बताया था, पानी का, पानी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33 और उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 48.75। वो तब आएगा जब पानी के ऊपर एयर हो, आईसी विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। 48.75 ये टेबल मैंने पहले भी बनाई थी, वापस बना दी। क्राउन ग्लास, ये ग्लास मटेरियल का नेम है। क्राउन मटेरियल का जो ग्लास है 1.52, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है तो क्रिटिकल एंगल आता है 41.14, ठीक है। डेंस फ्लिंट ग्लास, ये फ्लिंट वाला ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62, क्रिटिकल एंगल आता है 37.31। और जो डायमंड है, अगर आप देखोगे तो डायमंड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है क्या, इसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, ठीक है। डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, कितना 24.41, यहाँ भी 41 लिख सकते हो, ये 21.41 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये टेबल आपको याद नहीं रखनी है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने बता रखा है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है आपको। क्राउन ग्लास, ग्लास सिंपल ग्लास बोल दिया जाए तो 3/2 1.5, ठीक है। बाकी कुछ याद नहीं रखना, एसजीटी या एनसीईआरटी में से देख लेना, टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो डायमंड के केस में क्या होता है, देखो डायमंड के लिए जो है क्रिटिकल एंगल कम आ रहा है, क्रिटिकल एंगल कम आ रहा है, इसका मतलब जो है थोड़ा सा भी एंगल अगर ठीक इंसिडेंट एंगल, अगर इंसिडेंट एंगल जैसे इंसिडेंट होगी ना तो उसकी जो ज्योमेट्री है या उसकी कटिंग इस वे में की जाती है कि वो जो लाइट अगर एक बार घुस गई ना तो उस डायमंड के अंदर ही घूमती रहेगी वो, और उसके अंदर टीआईआर होते रहेंगे। मतलब जितना परफेक्ट टीआईआर होगा उतना ज्यादा डायमंड चमकेगा, ठीक है। तो अगर जो डायमंड है, अगर उसकी जो है आपने जो कटिंग है वो अगर अच्छे से कर दी तो डायमंड जो है आपका एकदम शानदार क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा चमकता है उसका पैसा इसी बात का तो पैसा है डायमंड में, क्या है, ठीक है। तो उसकी जो कटिंग होती है तो उसके लिए स्पेशली आर्टिस्ट मींस वो डिजाइनर होते हैं, उसके काटने के लिए कारीगर होते हैं बहुत, जो उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। जिसके पास जितनी अच्छी कला है ना, जो जितना अच्छा कटिंग कर सकता है, अच्छा कटिंग का मतलब ये एंगल जो है ना डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल, उससे हर कोई भी लाइट घुसाऊं, कोई भी लाइट इंसिडेंट हो और वो इस एंगल से कम पा जाए, ठीक है। और तो ये इस टाइप का जो है डायमंड का फंक्शनिंग है, ठीक है। बाकी डायमंड का जो है स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो अपने को भी नहीं बनाना। बाकी आप जो है गूगल करके देखना, जो डायमंड है उसका जो शेप होता है ना, उसकी हर सरफेस, बहुत सारी सरफेस दिखेगी उस पर आपको, ठीक है। और कैसे भी लाइट गिरे उसमें अंदर जो है टीआईआर करती हुई लाइट एक बार अंदर पहुंच गई ना तो फिर वो अंदर के अंदर घूमती रहती है, टीआईआर करती रहती है, ठीक है। तो डायमंड वाला हो गया अपना सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, प्रिज्म। वैसे तो अपन प्रिज्म के बारे में तो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रिज्म है, पर यहाँ मैंने कुछ स्पेशल पार्ट बताया प्रिज्म का, ठीक है। वहां तो अपन पूरा का पूरा पढ़ेंगे डेप्थ में क्या है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या काम करता है, देखो प्रिज्म का जो डिजाइनिंग है वो लाइट रे को बेंड कर देता है। यहाँ जो मैंने प्रिज्म बनाए हैं तीन स्ट्रक्चर, ये तीन के तीन क्या कर रहे हैं, लाइट रे को बेंड कर रहे हैं, या तो 90 डिग्री से या 180 डिग्री से, ठीक है। जो लाइट रे आई थी वो 90 डिग्री से बेंड हो गई या 180 डिग्री से बेंड हो गई। अब ये ग्लास मटेरियल है सबके सब, ग्लास ग्लास ग्लास। अब यहाँ से अगर ग्लास देखूंगा मैं, ग्लास के लिए अगर आप देखोगे तो एंगल 45 डिग्री से कम आ रहा है कि क्रिटिकल एंगल। ग्लास के लिए अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो क्रिटिकल एंगल जो है 45 से कम है क्या, मगर अगर मतलब अगर लाइट रे जो है 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर गई तो टीआईआर होगा। देखो पहला डायग्राम में क्या किया मैंने, ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है और उसकी दो साइड इक्वल इक्वल है 45 45। तो यहाँ से जो रे आ रही है 45 डिग्री पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे 45 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ टीआईआर होगी। ये हॉरिजॉन्टली आ रहा था ना तो वर्टिकली हो जाएगा सिमेट्रिकल डायग्राम में, ये वाली रे भी वर्टिकली होगी। मतलब यहाँ से जो यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, यहाँ से देखने तो जो है 90 डिग्री जो है घूम जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा लगेगा यहाँ पे सीधा सीधा सा, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तो ऑब्जर्वर को, ठीक है, टीआईआर के कारण। तो ये 90 डिग्री घूम गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे, पहले वाले केस में। दूसरा वाला केस क्या है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, यहाँ कहीं पे, तो देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो उसको क्या लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है ना तो इमेज ऐसी बनेगी क्या उसकी। देखो यहाँ से जो लाइट रे चली गई
वापस से पहले तो मैं लाइट रे के बारे में बताता हूँ। ये लाइट रे पैरेलल आ गई, ये भी 45 ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ध्यान रखना। डायग्राम में नहीं लग रहा है तो मान लेना ये वाला साइन जो बना दिया ना, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये ए और बी दो लाइट आ रही, ये दोनों लाइट रही, यहाँ से टीआईआर करेगी या नीचे सिमेट्री से टीआईआर इधर। मतलब अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, तो यहाँ वाले ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा क्या, ये ए वाला पॉइंट जो नीचे था ये तो यहाँ ऊपर आ गया, और बी जो ऊपर था वो यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं इमेज देखता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर लगा दिया, यहाँ जो इमेज होगी उसको क्या दिखेगी, वो उल्टी दिख जाएगी इस प्रिज्म के, ठीक है। ऐसे थर्ड वाला डायग्राम, थर्ड यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, तो ये वाले जो आदमी को है, यहाँ अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको ऐसा इमेज दिखेगी, क्यों, देखो मैंने क्या किया, वापस से सिमेट्रिकल डायग्राम है पूरा का पूरा, ठीक है। सिमेट्रिकल डायग्राम है तो बी रे यहाँ भी एज इट इज चली, यहाँ से टीआईआर हुआ एज इट इज, फिर यहाँ निकल गई, ठीक है। ऐसे ही ए बी, तो ए वाला ऊपर हो गया, तो रे क्या हो गई, यहाँ पे जो डायग्राम हो गया ए इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रिज्म की कहानी है। एज इट इज सिंपल टीआईआर वाले 3 डायग्राम एनसीईआरटी में बनाए हुए हैं, मैंने कॉपी कर दिया एज इट इज। एक है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या काम आती है, देखो पहले तो समझते। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ना, इससे जो है सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, वीडियो ऑडियो सिग्नल या इस टाइप के, जो आजकल जो है, पहले जो ये है कौन सा इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो लाइंस डलती है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल इसलिए क्योंकि उसमें जो एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। कोई भी सिग्नल बाहर नहीं निकलता। अगर एक बार सिग्नल यहाँ अंदर एंटर कर गया ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक बार सिग्नल एंटर कर दिया, अपन ने क्वेश्चन भी किया था कल इस टाइप का, एक √1 + sin² से ज्यादा एंगल आना चाहिए और √2 से ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होना चाहिए मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में अंदर एक मटेरियल होता है और सरफेस पे दूसरा मटेरियल कवर होता है, ठीक है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाऊं ना, तो अंदर में तो ये एक मटेरियल हो गया, और इसके बाहर में जो है ना, ये वाला मटेरियल होगा ये। तो ये जो बाहर वाला मटेरियल है, इस बाहर वाले मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये देखो मैंने लो एन मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अंदर वाले का हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये वाली लाइट जो है यहाँ पे जो आएगी ना, यहाँ पे क्या कर देगी, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ टीआईआर हुआ, फिर यहाँ टीआईआर, मतलब ये लाइट रे बाहर नहीं जाने वाली, एज इट इज इस फाइबर केबल के अंदर ही रहेगा सिग्नल। मतलब जो है एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। अगर मान लो ये लाइट रे बाहर भी आ गई ना, मतलब थोड़ी एनर्जी बाहर आ गई, ठीक है। टीआईआर में तो क्या हो रहा है, परफेक्ट 100% जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब जो भी ये लाइट रे यहाँ से गई, घूम के आगे बढ़ रही, तो जो यहाँ से सिग्नल भेजोगे आप, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अंदर वाला जो लेयर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि टीआईआर में क्या होता है, टीआईआर में क्या होता है, इंसिडेंट मीडियम डेंसर होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर में, तो ये डेंसर हो गया। और ये ब्लू वाला जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं क्लेडिंग, ठीक है। बाहर वाला जो कोटिंग की गई होती है, कोटिंग है क्लेडिंग। ये जो कोटिंग होती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर केबल में। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया आपका। अच्छा, इस टाइप का आपने घर पे भी देखा होगा, मेले में एक खिलौना सा आता है, किस टाइप का होता है, देखो खिलौना में बताता हूँ। खिलौना जो सजावटी आइटम होता है, घर में सजाने के लिए लगा देते हैं उसको, ये इस टाइप से होता है। और उसमें क्या होता है, देखो इस टाइप से कुछ बाहर निकले होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के जैसे, और ये चमकते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से चमकते रहते हैं इस टाइप से। जैसे आप यहाँ से लाइट ऑन करोगे ना, यहाँ से लाइट ऑन करोगे तो इनके अंदर लाइट चलती आती है, बाहर नहीं निकलती कहीं भी, और यहाँ चमकती रहती है, यहाँ चमकता रहता है। आपने देखा हो तो इस टाइप का जो है, ये यहाँ चमकता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो लाइट आएगी, ये जो है ये फाइबर केबल बनाई है मैंने, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के जैसा बिहेवियर होता है इसका भी, ठीक है। तो इस टाइप से ये ऑप्टिकल फाइबर आपका हो गया। मतलब ये जो है अपन ने टीआईआर का एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इनके, ठीक है। ये इसके टीआईआर के और क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन, मतलब नीट वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, 3-4 जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। जेई वाले बच्चे एडवांस के लिए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्राई करना, खुद से सोल्व करने के लिए ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, देखो क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। कैलकुलेट थीटा, ये वाला एंगल थीटा कैलकुलेट करना है, सो दैट इंसिडेंट रे डज नॉट क्रॉस द सेकंड सरफेस। ये इंसिडेंट रे है क्या, ये इंसिडेंट रे ये भी सरफेस को क्रॉस ना करे, तो थीटा की वैल्यू क्या करनी है। इसका जो ये जो ट्रायंगुलर शेप का मीडियम बनाया है, इसको प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म को आगे पढ़ेंगे भी। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3/2, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, 3/2। तो अब चेक करते हैं जरा क्या हो। ये सरफेस क्रॉस ना हो, मतलब यहाँ टीआईआर हो जाए। अब यहाँ टीआईआर कराते हैं, ये वाली रे तो आगे बढ़ेगी। अब यहाँ इस वाली रे में नॉर्मल इंसिडेंस है क्या, रिफ्रैक्शन में भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है, ठीक है। ये नॉर्मली आ रही है तो एज इट इज निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं। I 0 तो R भी 0 आ गया।
अब मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये डैश 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 लगा दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मतलब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ए बी सरफेस पे, सेकंड बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मतलब ये जो डैश डैश वाली लाइन है ए बी के परपेंडिकुलर है, ये एंगल आई हो गया। अगर ये एंगल जो आई है, अगर ये एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो ये रहे वापस इधर आ जाएगी, इस सरफेस को क्रॉस ना करेगी। अब यहाँ से कैसे सोल्व करें, आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मुझे तो थीटा चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो ये एंगल थीटा है क्या, तो आई, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है आई प्लस थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो क्रिटिकल ये आई कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा क्रिटिकल एंगल। अब मुझे आईसी तो पता नहीं, आईसी पता करने के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। n1 कितना हो गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन यहाँ अगर मैं यहाँ क्रिटिकल एंगल लूंगा ना, तो यहाँ बाहर एयर में जाने के, बाहर कुछ नहीं बोला जाए ना कभी भी, तो एयर मान लेना। यहाँ साइन 90 का दूंगा तो साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया। तो यहाँ से मैं साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं दोनों इक्वेशन में दोनों साइड साइन ले लेता हूँ। तो साइन 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन साइन आईसी। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा, और साइन आईसी का वैल्यू कितना 2/3। तो आंसर आ जाएगा क्या, कोस थीटा ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, तो इतना आंसर आपका आ गया, कोस थीटा ग्रेटर देन 2/3। अच्छा, मुझे क्रिटिकल एंगल थीटा के बारे में पता करना था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो थीटा होगा, यहाँ थीटा लेस देन कोस इनवर्स 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे कोस है ना, तो कोस में जब भी इनवर्स उधर जाता है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, ध्यान रखना। मैं लिख भी देता हूँ क्यों बदल जाती है, क्योंकि कोस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू ए, तो थीटा क्या लिख दूंगा, यहाँ अगर ऐसा लिखा होता ग्रेटर देन ए, तो क्या लिख देता, थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स ए। अगर कोस थीटा ग्रेटर देन ए लिखा होता तो थीटा लेस देन कोस इनवर्स ए। नीट वाले बच्चे ध्यान रखना, मैथ्स वाले बच्चे तो अभी आगे पढ़ लेंगे इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी जो है थीटा लेस देन कोस इनवर्स 2/3। अभी तो 2/3 वैल्यू अच्छी सी वैल्यू नहीं आ रही है, वरना परफेक्ट एंगल आ जाता है क्या, और परफेक्ट एंगल आ जाता तो आपको वैल्यू पता भी लग जाती है। ठीक है, और नीट वाले बच्चों को भी इतना तो पता होगा, जब जब थीटा का वैल्यू बढ़ता है, जो आपने टेबल पढ़ी है ना 0 से 90 में, थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है तो साइन की वैल्यू तो बढ़ती है बट कोस की वैल्यू घटती चली जाती है क्या, तो इसलिए ये ऐसा गड़बड़ हो रहा है। तो ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इसी पैटर्न पे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन नोट करो, वीडियो पॉज करो और सोल्व करना है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको डेविएशन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये रे जो है ये एंगल आई 0 से बढ़ता जाएगा तो डेविएशन कितना कितना आएगा। तो ग्राफ बनाओ जरा, वीडियो पॉज करके मैं कंटिन्यू बनाता हूँ। देखो पहले तो लिख दो आई अगर 0 है तो आर भी 0 होगा, मतलब डेविएशन कितना आ गया। अगर मैं आई 0 करता हूँ ना, अगर आई 0 है तो आर भी 0 हो गया और डेविएशन भी कितना आ गया 0 आ गया। नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला रेयर है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब टीआईआर हो जाएगा। तो वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं जरा। जब तक टीआईआर नहीं होगा तो डेविएशन क्या लिख दूंगा मैं, आई माइनस आर मॉड। ठीक है, ये रही इधर जा रही होगी, इधर ऐसा कुछ जा रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे डेविएशन के साथ में ग्राफ खींचना है, किसका, आई का। ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डेविएशन, यहाँ बना देता हूं मैं आई और डेविएशन। अब इस इक्वेशन में से मुझे आर को हटाना है ना, डेविएशन का अगर आई के साथ कर्व खींचना है तो आर को हटाना है। अब आर को क्या लिखूंगा, देखो उस आर को लिखना जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिर भी लिखता हूं, देखो किस टाइप से लिखना है। n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। ठीक है, तो n1 कितना आ गया, देखो यहां से इसको ऐसे डायरेक्ट इसका ग्राफ बना लेंगे अपन। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, देखो डायरेक्ट पहले तो मैं क्रिटिकल एंगल निकाल देता हूँ। क्रिटिकल एंगल के लिए क्या लिखूंगा, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, देखो 2 sin क्रिटिकल एंगल इक्वल टू एयर के लिए 1 लिख दिया sin r। तो sin i का वैल्यू कितना आ गया 1/2, मतलब 1/2 तक तो रिफ्रैक्शन होगा। तो IC का वैल्यू कितना आ गया, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ 30 डिग्री आ गई, ये आई का वैल्यू 30 डिग्री आएगा क्या, तो 0 पे तो 0 आ गया। ठीक है, अब जब 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री से ज्यादा पे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन में जो है आई ग्रेटर देन IC पे तो क्या हो गया, TIR हो गया। और TIR में तो डेविएशन क्या लिख देता हूँ मैं,
पाई माइनस 2i, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जस्ट आई का वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा ना, आई का वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा तो डेविएशन कितना आ गया देखो है पाई माइनस 2i, तो इसको मैं 180 माइनस 2i लिख देता हूँ, 180 माइनस 2i क्लॉकवाइज, ठीक है। आई का वैल्यू कितना रख दिया 30 डिग्री, वैसे आई का वैल्यू जैसे 30 रखूंगा तो 180 माइनस 60 कितना हो गया 20 डिग्री, 120 डिग्री। आई का वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री रख देता हूँ, आई का वैल्यू 30 60 120 डिग्री, मतलब यहाँ पे आएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। और यहाँ से ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगा स्ट्रेट से, और ये डेविएशन एक टाइम पे 0 आ जाएगा। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाए, 90 मतलब एजीटी जैसी लाइन निकल जाएगी तो डेविएशन क्या हो गया 0, 0 पे भी डेविएशन 0 था। अब जब ये क्रिटिकल एंगल आया हुआ, ये एंगल जो है आई है किसके बराबर आ गया, क्रिटिकल एंगल कितना 30 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री होगा तो आर कितना होगा इस इंस्टेंट पे 90 डिग्री, तो उस सिचुएशन पे जो डेविएशन आएगा इस सिचुएशन पे, तो डेविएशन कितना लिख दोगे आप आई माइनस आर से, तो आई माइनस आर से डेविएशन कितना हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल तो कितना 30 माइनस 90 तो कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 60 आ गया। अब 0 पे डेविएशन 0 था, यहाँ पे डेविएशन 30 पे कितना हो गया 60। अब ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो देखो किस टाइप की लाइन होगी, ये वाली जो लाइन है ना, आप इसका एग्जैक्ट ग्राफ जो है एग्जैक्ट ग्राफ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये तो ग्राफ आया रिफ्लेक्शन के कारण, यहाँ मैं TIR लिख दूं, रिफ्लेक्शन ब्रैकेट में TIR लिख देते हैं, और ये वाला ग्राफ आया जो है ये रिफ्लेक्शन के कारण आया। ग्राफ थोड़ा अजीब सा ही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आया, ये स्ट्रेट लाइन ये आर की वजह से नहीं आया, ठीक है। डेल आई कर्व नहीं है ना, ये आर भी है। अब ये आर की मैं कैलकुलेशन कर रहा था अभी, बट उसको जाने दो, कैसे करोगे मैं बता दूं सिनेंस वो से, ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना ग्राफ की शेप पे। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन तो मैं बता देता हूँ। देखो ग्राफ कैसे लिखोगे आप, n1 sin i यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। कैलकुलेशन में क्या करना है देखो आपको, n1 स्नेल्स लॉ लिखता हूँ, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अब n1 कितना हो गया 2 sin i इक्वल टू 1 sin r। अब यहाँ r का भी कितना आ रहा है देखो, sin इनवर्स 2 sin i। तो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा डेविएशन जो आएगा ना वो कितना आएगा i माइनस साइन इनवर्स 2 sin i, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आप तो बस इसको ध्यान रखो, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा बस, ठीक है। तो जो ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग देख के आपको ये आंसर लगा देना। इस पॉइंट पे यहाँ डॉट आएगा, मतलब ये पॉइंट इंक्लूड है, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मैथ्स में इसको बोलते हैं यहाँ पे ये सारा लगा देते हैं होल इस टाइप का, इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ अपन ने प्लॉट कर लिया, ठीक है। नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा हेवी लग रहा होगा, बाकी जेई वाले बच्चों के लिए तो ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्या है, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस यू ट्यूब वायर, सॉरी यू शेप वायर। ये एक यू शेप का वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, मतलब सब जगह डायमीटर, इसका जो डायमीटर है ना वो डी है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक वायर का डायमीटर डी है। जैसे अपन ने अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल पढ़ा था ना उसी टाइप से। और एक क्वेश्चन पढ़ा था पिछला हॉरिजॉन्टल वाला, रूट और 1 प्लस साइन स्क्वायर आई जिसका आंसर आया था उसी के पैटर्न का है, बस उसमें हॉरिजॉन्टल था, इसमें एक यू शेप प्रोवाइड कर दिया हमने, ठीक है। फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस यू शेप वायर सच दैट इंसिडेंट रेज, ये जो रेड कलर की इंसिडेंट रेज आ रही है, इन रेज में से देखो अभी तक ये जहां तक यहाँ से चलेगी ऊपर चल रही है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ जब इससे टकराएगी तो हो सकता है ये बाहर निकल जाए यहाँ से। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इस कर्वेचर वाली सरफेस से ये वाली इंसिडेंट रे कोई भी बाहर ना जाए, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता देना है, कर्व्ड सरफेस से ये इंसिडेंट रे बाहर ना जाए, ठीक है। और इस यूट्यूब में यहाँ पे ये तो डायमीटर डी कांस्टेंट डायमीटर, यहाँ वाला जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपको ऐसा मान लेना है क्या, सेमी सर्कुलर टाइप का, ठीक है, सेमी सर्कल मान लेना है। और वो जो सेमी सर्कल होगा उसका इनर डायमीटर तो आर हो गया, आउटर डायमीटर आर प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। मैं सोल्व करता हूँ जरा, ठीक है। तो मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, देखो क्या यहीं पे यही डायग्राम यूज कर लेता हूँ, आपको अलग डायग्राम में सोल्व करना था, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं दो रे बना लेता हूँ पहले। एक रे तो ये आ गई, इस रे को मैंने आगे बढ़ा लिया, यहाँ पहुंच गई ये वाली रे, ठीक है, ये वाली रे यहाँ पहुंच गई। ये जो पास वाली रे है ना एकदम सबसे क्लोज वाली रे, ये रे यहाँ आ गई, ठीक है। दूसरी इधर वाली इधर जो सबसे एंड वाली रे है वो यहाँ आ गई, क्लियर।
अब क्या होगा, ये इंसिडेंट रे, अब दोनों के लिए इंसिडेंट एंगल निकाल लेता हूँ कितना होगा। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो दोनों के लिए। तो पहली वाली रे के लिए ये जो लेफ्ट हैंड पे इसका नॉर्मल ड्रॉ करूँ, मतलब ये सेंटर से मिला दो तो नॉर्मल आ गया, ये सेंटर से मिला दिया। इसके लिए भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये सेंटर से मिला दिया तो नॉर्मल आ गया। ये दोनों के लिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया डैश डैश वाली लाइन लगा के। अब अगर आप देखोगे ना तो क्रिटिकल एंगल जो है, कौन सी वाली लाइट रे के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल। किसके लिए इंसिडेंस एंगल ज्यादा है? अब इस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल तो फिक्स होगा, वो क्रिटिकल एंगल कैसे निकाल सकता हूं मैं? इस मटेरियल का बाहर तो एयर है, कुछ नहीं बोला है तो एयर मान लेना। तो इस मटेरियल का साइन क्रिटिकल एंगल तो आपने 1/n लिख दिया, जो तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान लो एक क्रिटिकल एंगल आ रहा है, मान लो 40 डिग्री, ऐसा कुछ भी मान लिया मैंने, ठीक है, समझने के लिए मान लेते हैं। ये क्रिटिकल एंगल यहां से सोल्व किया मैंने, 1/n 40 डिग्री आ गया। अब ये बताओ, अगर मान लो ये वाली रे अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो इसका TIR तो हो जाएगा, ये वाला एंगल 40 डिग्री से ज्यादा, इसका TIR तो हो जाएगा। पर अगर ये 40 से ज्यादा नहीं हुआ तो इसका TIR तो नहीं होने वाला। मतलब मुझे क्या होना चाहिए, ये इसका भी TIR हो, इसका भी TIR हो। वो कंफर्मेशन कब मिलेगा आपको? अगर इस राइट वाली रे का TIR हो रहा है ना तो डेफिनेटली लेफ्ट वाली का TIR भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर राइट वाली का TIR मतलब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू इससे ज्यादा रहा होगा, वो 40 डिग्री जो क्रिटिकल एंगल है ना, ये 40 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर ये 40 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये भी 40 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इस लेफ्ट वाली का TIR हो रहा है ना तो जरूरी नहीं है राइट वाली का भी TIR हो, क्लियर है। अगर यहाँ पे इसका TIR हो रहा है मतलब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाला एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, बट ये क्रिटिकल, जैसे मान लो ये 42 डिग्री है, ये वाला एंगल 42 डिग्री है, तो ये तो 42 है, क्रिटिकल एंगल मैंने 40 मान लिया। अगर ये 42 है तो इसका TIR तो हो जाएगा, पर ये वाला एंगल 42 से कम होगा। 42 से कम, 42 से कम ये कुछ भी हो सकता है, 41, 40, 38, 39, 36 ऐसा कुछ भी। मतलब अगर इस वाली लाइट रे का TIR हो रहा है तो ये गारंटी नहीं कि इसका TIR होगा। बट अगर राइट वाली का TIR हो रहा है, इसका TIR हो रहा है ना, मतलब ये वाला एंगल 40 से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ये वाला भी 40 से ज्यादा होगा। तो मैं इस रे को, पूरी रे को अंदर अंदर घुमाइए, मतलब अगर ये राइट वाली रे का TIR हो जाए ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ये राइट वाला जो इंसिडेंट रे है ना उसका TIR हो गया यहां जाके, इसका मतलब डेफिनेटली ये सारी की सारी इंसिडेंट रे यही अंदर अंदर घूमेगी। उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या कराना है, TIR ऑफ राइट मोस्ट इंसिडेंट रे, राइट मोस्ट इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या कंफर्म कर देगी, ये कंफर्म कर देगी ऑल इंसिडेंट रे, ऑल इंसिडेंट रेस TIR, ठीक है। राइट इंसिडेंट का अगर TIR हो गया तो बाकी सबका TIR होगा। अगर इस राइट इंसिडेंट रे का TIR का होगा, जो ये एंगल है, यहाँ वाला एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, यहाँ वाला एंगल, ये I जो है, इस एंगल को मैंने I मान लिया। अगर ये एंगल I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो I जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाना चाहिए। अब ये I का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब I का वैल्यू कैसे लेके आओगे, देखो यहां से लगा के यहां तक, ये तो R हो गया, क्या यहां से यहां तक कितना हो गया D, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से लगा के यहां से लगा यहां तक लगा के डिस्टेंस R हो गई क्या। तो साइन, मैं यहाँ क्या करता हूँ, साइन साइन लिख देता हूँ। साइन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे साइन IC का वैल्यू पता है, और जब साइन लिखते हैं तो यहाँ पे एंगल में, इसमें इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। अब साइन I का वैल्यू देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो साइन I का वैल्यू क्या हो जाएगा, R/R प्लस D इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। साइन IC का वैल्यू 1/n यहाँ से रख दिया, तो n इज क्या आ गया, n ग्रेटर देन क्या लिख सकता हूँ, R प्लस D/R, मीन्स n ग्रेटर देन 1 प्लस D/R। ये इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना, क्लियर है, समझ आया। आपको क्या करना है, राइट वाली रे का TIR करा देना। अगर राइट वाली रे का TIR होगा तो सबका TIR होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देखा अपन ने, तो 1 प्लस D/R। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, D का अलग अलग वैल्यू दे देगा R की फॉर्म में, तो यहाँ से आपको परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट हाइट का मतलब क्या है। देखो 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, पानी है,
एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, पानी के अंदर कोइन है, तो कोइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आप फिर उसको एक्सप्लेन करते थे। या फिर पानी के अंदर एक पेंसिल डाल दिया तो पेंसिल का जो है मुड़ा हुआ दिखाई देना, वो पेंसिल जो एग्जैक्ट जो शेप होती थी ना, वो पानी में जो डूबी हुई पेंसिल वो टिल्ट दिखाई देती थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता था। देखो उस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, मैथमेटिक्स क्या है, आंसर तो आपको पता है, ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, पर मैं इसके पीछे की मैथ समझ लेते हैं जरा क्या है। ठीक है, अब मान लो ये कंटेनर बना लिया मैंने, और इस कंटेनर में कोई पानी भरा हुआ है, या कोई भी और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और मीडियम भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे पानी मान लिया, ठीक है, ये पानी आ गया। अब यहाँ क्या है ना, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बॉटम पे, ये बॉटम पे, या फिर कहीं यहाँ बीच में भी हो सकता है, मैं बीच में रख लेता हूँ। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट की जो है इमेज बनाते हैं। जरा इमेज कहाँ बनने वाली है इस ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो पहले तो ऊपर वाला मीडियम क्या है, ये वाला मीडियम क्या है। अभी तो जैसे मैं इसको अंदर वाले मीडियम को पानी मान लेता हूँ, ये जो अंदर है ये वाला मीडियम क्या आ गया अपने पास, पानी, और बाहर वाला मीडियम क्या आ गया, एयर। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रेक्शन कराते हैं जरा। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये मैंने उसकी आंख बना दी है, बाकी पूरा ऑब्जर्वर नहीं बना रहा, ये देख रहा है इसको, इनको यहाँ से। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कोइन मान लो, जो क्वेश्चन आता है ना कोइन ऊपर उठा दिखाई देता है क्यों, या फिर यहाँ भी बना सकते हो ऑब्जर्वर को। तो क्या होगा, एक रे तो लाइट रे एज इट इज चली गई क्या, ठीक है, और दूसरी लाइट रे क्या होगी, यहाँ से जो दूसरी रे आ रही है ये वाली, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। इसमें नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत क्यों नहीं, इस वाले में नॉर्मल ड्रॉ करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट एंगल 0 था, नॉर्मल इंसिडेंस हो गई वाली रे हो गई ना। तो अब यहाँ से रे जो है ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, यहाँ से रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये पाथ थोड़ा इसका टिल्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये रे जो इस यहाँ इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगी, ये वाली रे तो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है इस पॉइंट से, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई यहाँ पे आई। ओ ये आई क्या इसका इमेज, मतलब इस आदमी को क्या लगेगा, यहाँ जो ऑब्जर्वर है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। क्लियर है, अब देख लेते हैं जरा, ये वाला एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाला एंगल को क्या नाम दे दिया मैंने, ये इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है, नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है उस एंगल को नाम दे दिया आई। ठीक है, इस पॉइंट को जहाँ इमेज बनी आई नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट रखा था ओ पे, यहाँ इमेज बन गई इस टाइप से, और इस पॉइंट को भी कुछ न कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ए से ओ तक की, जो एक्चुअल डेप्थ है, ए से ओ तक जो है ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट या रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या है, ए ओ। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है, यहां से यहाँ पे, तो इस ए से आई तक की जो डेप्थ है ना, इसको बोला जाता है एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, एपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एपेरेंटली मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे ये एपेरेंट डेप्थ पता करनी हो ना, तो ये एक्चुअल डेप्थ दी गई होगी, तो उससे एपेरेंट डेप्थ कैसे पता लगानी, देखो पता लगाते हैं जरा। अगर मैं इस वाली रे को यहाँ कट किया, मतलब ये वाली रे जो है ये नॉर्मल और ये वाला पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया आर, और ये वाला एंगल कितना हो गया अल्टरनेट एंगल से, यहाँ से अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल कितना हो गया आई। ठीक है, तो अब मैं अगर मुझे कैलकुलेट करना है, क्या मुझे ए आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए से ओ तक जो है ये रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए से ओ तक रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ए से आई इमेज का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है इमेज से, उसको एक्चुअल डेप्थ बोला जाता है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ए से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ए से एक्चुअल डेप्थ, इमेज का डिस्टेंस ए से एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है, अगर क्वेश्चन में मुझे ए से ओ तक का डिस्टेंस दे दिया जाए, मतलब ये क्वेश्चन में मुझे गिवन हो ये वाली क्वांटिटी, ये पानी की सरफेस से जो ऑब्जेक्ट रखा है वो h डिस्टेंस पे रखा हुआ है,
और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इमेज वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ इमेज बन रही है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इसको एच एपेरेंट बोला जाता है, एच एपीपी लिख दो, एपेरेंट को शॉर्ट करते हैं कैलकुलेट। तो देखो कितना आएगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल या इन डायरेक्ट लिखता हूँ इन ट्राइंगल। तो ये तो समझ में आ गया आपको, एक कॉइन या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण। अगर मैं एक्चुअल एपेरेंट डेप्थ की कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं ट्राइंगल देखता हूँ जरा, इन ट्राइंगल ओ ए बी। अगर ओ ए बी में लिखूंगा तो टेन आई को क्या लिख सकता हूँ, टेन आई इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ। तो ए बी तो एज इट इज आ गया, ए ओ की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एच, और एच क्या है, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पानी की सरफेस से ऑब्जेक्ट का डेप्थ क्या है। दूसरा, इन ट्राइंगल ए आई बी, इसमें टेन आर लिख रहा हूं, तो टेन आर कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए आई। अब ए आई को क्या नाम दिया अपन ने, एच एपेरेंट, ठीक है। तो यहां से मैं आंसर निकाल सकता हूं क्या, ये आई क्वेश्चन में दोनों को डिवाइड करूंगा, मैं दोनों को डिवाइड करा तो देखो क्या आ गया, टेन आई अपॉन टेन आर, तो क्या आ गया, ए बी अपॉन एच, ए बी अपॉन एच अपेरेंट। ये इस टाइप से आंसर आ गया। अब आई और आर में रिलेशन कहां से लेके आऊंगा, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, इस टाइप से आंसर ला देंगे अपन, ठीक है। यहां से ab से ab तो गायब हो गया, तो इसको क्या लिख दूं मैं, h अपेरेंट अपॉन h, क्लियर। तो h अपेरेंट अपॉन h आ गया। अब यहां से ये tan i अपॉन tan r का वैल्यू कहां से आएगा, देखो इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताता हूं आपको किस टाइप से आएगा। देखो अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखता हूं, स्नेल्स लॉ लिख दिया तो क्या होगा, देखो अगर स्नेल्स लॉ लिख दूं मैं तो क्या लिखूंगा, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, ठीक है। n1 कौन सा मीडियम हो गया, ये वाला पानी वाला मीडियम, तो पानी वाला मीडियम। अभी क्या करता हूँ मैं, पानी वाले मीडियम को n1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो क्या मैंने पानी मान लिया, हो सकता है बाद में मीडियम चेंज हो जाए, और एयर वाले मीडियम को n2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। मतलब ये वाला दो अलग अलग मीडियम ऐसे समझ सकता हूँ, नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला मीडियम रेयर है। तो अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो यहाँ से तो ये मैथमेटिक्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जा रही है, तो मैंने आपको एक टर्म बता रखी है हमेशा, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या, नॉर्मल इंसिडेंस या पेरेक्शियल रेस। पेरेक्शियल रेस में क्या होता है, देखो पेरेक्शियल रेस, पेरेक्शियल रेस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है क्या, आई एंड आर, ये दोनों स्मॉल हो जाएंगे क्या, ठीक है। या इसको पेरेक्शियल रेस को बोला जाता है नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल के पास में अगर रेज आ रही हो ना, मतलब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे हो जस्ट उस कॉइन के ऊपर, तो इसको अपन नियर नॉर्मल इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ जो यहाँ इस ऑब्जर्वर के पास जो रे आएगी वो नॉर्मल वाली होगी, उनके लिए पेरेक्शियल। अब ये वाली रे तो वहां जा नहीं रही, यहाँ वाली रे जाएगी ऑलमोस्ट उसके पास, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा। तो अगर आई और आर स्मॉल स्मॉल हो जाए तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो n1 साइन थीटा थीटा लिख देता हूँ, n2 साइन r को r लिख दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से इस वाली इक्वेशन में भी अगर मैं छोटे छोटे एंगल लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा। पहले तो मैं यहाँ से ये जो इक्वेशन है ना, अब i और r स्मॉल है तो tan i को i लिख दिया, और tan आपको बता रखा मैंने, अगर छोटे एंगल होते हैं तो साइन थीटा कोस थीटा क्या क्या लिखा जाता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ वापस से एक बार, स्मॉल एंगल्स के लिए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को क्या लिख देते हैं, अप्रोक्स थीटा, कोस थीटा को अप्रोक्स 1 एंड टेन थीटा को अप्रोक्स थीटा, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन आ गई, n1 sin i को i लिख दिया इक्वल टू n2 r, ठीक है ना, ये तो स्नेल्स लॉ आ गया। अब ये tan थीटा को i लिख दिया और tan r को r लिख दिया इक्वल टू h अपेरेंट अपॉन h, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो अब यहां से मैं एक काम करता हूं ना, i अपॉन r का वैल्यू यहां से रख लेता हूं। i अपॉन r का वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूंगा तो कितना आ रहा है, देखो इस इक्वेशन से i अपॉन r का वैल्यू देखो जरा कितना आ रहा है, i अपॉन r करूंगा तो ये कितना आ रहा है, n2 अपॉन n1 इक्वल टू h अपेरेंट अपॉन h। तो h अपेरेंट का वैल्यू कितना आ गया, देखो h अपेरेंट का वैल्यू जो आ रहा है ना
वो आ गया कितना, h n1 अपॉन n2, ठीक है। तो n1 अपॉन n2 को मैं क्या लिख दूं, इसको लिख देते हैं h अपॉन n रिलेटिव, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है। अब इस फॉर्मूले को मैं उधर लिख भी देता हूं, अभी क्या याद रखना है इस फॉर्मूले में, n रिलेटिव को कैसे रखना है आपको, फॉर्मूला तो मैंने डिराइव कर ही दिया। अच्छा वापस बता देता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, एनसीईआरटी में ये कोई डेरिवेशन नहीं है, एनसीईआरटी में सिंपल सा बता दिया, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, किसके कारण, उसी को एपिरेंट डेप्थ बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के कारण। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए करी क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जेईई और नीट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना होगा, बट इस फॉर्मूले के साथ एक कंडीशन है, फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब पेरेक्शियल रेंज होती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये तो फॉर्मूला आ गया, ठीक है, एपिरेंट डेप्थ एपिरेंट हाइट का फॉर्मूला आ गया, एन रिलेटिव क्या है इसके बारे में सारा मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, और वो फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया पेरेक्शियल कंसीडरेशन, पेरेक्शियल कंसीडर करना है इसमें, जैसे अपन ने साइन आई को आई लिखा था, टेन आई को आई लिखा, साइन आर और टेन आर को आर आर लिख दिया, तो पेरेक्शियल कंसीडर करना है। मतलब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आई एंड आर स्मॉल एंगल होगा या नियर नॉर्मल इंसिडेंस होगा। क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाएगा ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर से देखने, अगर ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर से देखूंगा तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, ठीक है। तो एच एपिरेंट का फॉर्मूला क्या है, एच एपिरेंट इक्वल टू एच अपॉन एन रिलेटिव, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एच एपिरेंट को तो वेलोसिटी एपिरेंट आ जाएगा, एन रिलेटिव कांस्टेंट है और एच का डिफरेंशिएशन v हो जाएगा। पर ये एच और एच एपिरेंट कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी जो आएगी ना v एपिरेंट और v, ये दोनों वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखो एन रिलेटिव क्या है, एन रिलेटिव आपने वहां से देखा हो तो ये आया था n1 अपॉन n2, जो अपन ने यहाँ प्रूव किया था ना अभी, वहां पे एन रिलेटिव जो था वो क्या था, n1 अपॉन n2। अच्छा एन रिलेटिव ऐसे नहीं रखना आपको, n1 अपॉन n2 रखना क्या है, एन रिलेटिव क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम। मैं आपको बार बार बोलता हूँ n1 sin i n2 sin r, n1 क्या है वहां पे, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। तो इसी टाइप से रखना आपको एन रिलेटिव, फॉर्मूला डेराइव तो नहीं करोगे तुरंत से, बार बार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला नहीं डेराइव करना, फॉर्मूला रट के रखो है, ठीक है। एच एपिरेंट इक्वल टू एच अपॉन एन रिलेटिव एंड वी एपिरेंट इक्वल टू वी अपॉन एन रिलेटिव, ये वाला फॉर्मूला मैंने डेराइव कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एन रिलेटिव वापस रिपीट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है दूसरा मीडियम, ठीक है। अब एच क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस, वो जो जहां पे मीडियम चेंज हो रहा था और वो जो सरफेस बन रही थी ना वहां से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस इसको बोला जाता है रियल डेप्थ, ठीक है। इसी टाइप से एच एपिरेंट का डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस, इसको एपिरेंट डेप्थ बोला जाता है। ऐसे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, ठीक है, रिलेटिव टू दी सरफेस, वो जो सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई। वी एपिरेंट क्या हो गया, वी एपिरेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस रिलेटिव टू दी सरफेस। तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो मैं यहां से एक चीज बताता हूं आपको, ये एच एपिरेंट जो है एच से ज्यादा आएगा कम आएगा, एच एपिरेंट एच से ज्यादा या कम वो डिपेंड करेगा किस पे, एन रिलेटिव पे, एन रिलेटिव की वैल्यू पे, ठीक है। अगर मान लो इंसिडेंट मीडियम डेंसर है, इंसिडेंट मीडियम क्या है, डेंसर है, ठीक है। अगर इंसिडेंट मीडियम डेंसर है, ठीक है, अभी जैसे अपन ने जो डायग्राम बनाया था उसमें इंसिडेंट मीडियम क्या था, डेंसर। अगर इंसिडेंट मीडियम डेंसर है मतलब n1 का वैल्यू n2 से ज्यादा होगा, अगर n1 का वैल्यू n2 से ज्यादा है तो n रिलेटिव ग्रेटर देन 1 आएगा, n रिलेटिव ग्रेटर देन 1 आएगा तो h एपिरेंट क्या लिखूंगा, h अपॉन n रिलेटिव, और n रिलेटिव का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो h एपिरेंट जो है h से कम आएगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो किधर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एपिरेंट डेप्थ अगर एक्चुअल डेप्थ से कम है मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। अगर इसका रिवर्स हो जाता, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में तो क्या है, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, पानी के अंदर का ऑब्जेक्ट अगर मैं एयर में से देखूंगा ना तो पानी के अंदर का ऑब्जेक्ट ऊपर दिखाई देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक तो है अपने पास फिश, मछली पानी के अंदर है, ठीक है, मछली कहां गई, पानी के अंदर, और एक है बर्ड या चिड़िया मान लो, और वो चिड़िया कहां है, हवा में है ऊपर, ठीक है। तो डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, पानी वाला डेंसर, और वो मतलब डेंसर वाला मीडियम में कौन है, फिश, और रेयर वाला मीडियम में कौन है, चिड़िया, अपनी बर्ड या चिड़िया जो भी, ठीक है। तो अब देखो मैं ऑब्जेक्ट मानता हूं, अगर मान लो मैंने फिश को ऑब्जेक्ट मान लिया, फिश को ऑब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे के ऊपर है परपेंडिकुलर, ठीक है, फिश को मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया और ऑब्जर्वर मान लिया मैंने बर्ड को। अब वो जो फिश ऑब्जेक्ट हो गई ना तो वहां से रे जो चलेगी वो इंसिडेंट मीडियम डेंसर हो गया, क्या इंसिडेंट मीडियम डेंसर हो गया, तो और ये जो रिफ्रैक्शन वाला मीडियम है वो रेयर हो गया, मतलब एन रिलेटिव क्या हो गया,
एन रिलेटिव जो है ग्रेटर देन 1 आ गया, एन रिलेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एच अपेरेंट जो है वो एच से कम आएगा। मतलब उस बर्ड को वो फिश उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब इसका रिवर्स सिचुएशन करते हैं। रिवर्स सिचुएशन में क्या कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट तो मान लेता हूं बर्ड को और ऑब्जर्वर मान लेता हूं फिश को। मतलब वो फिश क्या कर रही है, फिश जो है उस बर्ड को देख रही है। ठीक है, अब बर्ड से जो रे चलेगी तो वो तो इंसिडेंट मीडियम हो गया, बर्ड से जो रे आ रही होगी वो इंसिडेंट मीडियम, और इंसिडेंट मीडियम रेयर हो जाएगा, वहां से रिफ्लेक्शन के बाद रे चली जाएगी किसमें, डेंसर मीडियम में। मतलब उस सिचुएशन में एन रिलेटिव का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। क्या एन रिलेटिव का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट मीडियम एयर है। ठीक है, चिड़िया वाला जहां बर्ड है तो बर्ड वाला मीडियम तो रेयर हो गया, नीचे पानी जहां मछली है वो डेंसर हो गया ऑब्जर्वर वाला, तो एन रिलेटिव का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 1। तो एन रिलेटिव लेस देन 1 रखूंगा यहाँ पे, तो एच अपेरेंट एच से बड़ा आएगा। क्या मतलब उस जो मछली है उस फिश को क्या लगेगा, वो बर्ड का जो पोजीशन है उसके एक्चुअल पोजीशन से और ऊपर लगेगा। ठीक है, मान लो बर्ड का पोजीशन पानी से 10 सेंटीमीटर था या 10 मीटर था, तो जो बर्ड का पोजीशन लगेगा ना पानी से, पानी की सरफेस से उस फिश को, वो 10 से ज्यादा लगेगा। अगर रिवर्स बर्ड देखेगा फिश को तो ऊपर लगेगा, फिश का जो पोजीशन है वो ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, मतलब एपिरेंट डेप्थ क्या होगी, एक्चुअल डेप्थ से कम होगी। बट एपिरेंट हाइट के केस में क्या होगा, अगर फिश जो है बर्ड को देख रहा है तो एपिरेंट हाइट एक्चुअल हाइट से ज्यादा आएगी। क्लियर है, तो ये n1 n2 पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इंसिडेंट मीडियम रिफ्लेक्टिव मीडियम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, ऑब्जेक्ट चल रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला देंगे, इमेज का वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब एक टर्म आती है एपिरेंट शिफ्ट। ठीक है, तो एपिरेंट शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो कितना शिफ्ट हो गया, एपिरेंट शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितना डेप्थ में था, h पे, बाद में क्या दिख रहा है, h अपेरेंट पे, तो कितना शिफ्ट हो गया, h माइनस h अपेरेंट। ठीक है, किधर शिफ्ट हो गया, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट करा दिया मैंने h माइनस h अपेरेंट। तो h अपेरेंट का वैल्यू क्या है, h अपेरेंट का वैल्यू यहां से लिख लेना है, h अपॉन n रिलेटिव, तो h अपॉन n रिलेटिव आ गया है। ठीक है, n रिलेटिव वैसे लिखना है वापस, h तो एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का कितना शिफ्ट हुआ ये आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो फॉर्मूला मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, समझा भी दिया है, डेराइव भी करा दिया आपको, ध्यान रखना है पेरिक्शल के केस में लगेगा। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, देखो क्या इजी सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे करते हैं, पहला क्वेश्चन तो इजी लिया मैंने। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, पानी है, ये पानी बता दिया मैंने, मान लो यहाँ पे ये पानी बना लिया। ठीक है, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितना डेप्थ में है, पानी के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट है ये 100 सेंटीमीटर पे, मान लेता हूँ यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 100 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज व्यूड फ्रॉम एयर। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया एयर से तो मेजर कर रहा हूँ नियरली नॉर्मल। नियरली नॉर्मल का मतलब जस्ट उसके ऊपर से देख रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से यहां से देख रहे होंगे, यहां से देख रहे होंगे, मतलब पेरिक्शल कंसीडर कर लेना आपको। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिख लेंगे। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिखोगे तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, देखो यहां से बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिख लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। देखो तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिखता हूं जरा, क्या है एच अपेरेंट h अपॉन n रिलेटिव। तो h अपेरेंट क्या आ गया, एक्चुअल डेप्थ तो कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर आ गई, तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्टिक्स में सेंटीमीटर में ही चलेंगे। ठीक है, एमकेएस में नहीं भी कन्वर्ट करोगा तो चलेगा, क्योंकि ऑप्शन भी इसी टाइप से दिए होते हैं सेंटीमीटर में। अब एन रिलेटिव मैंने क्या बताया, एन रिलेटिव मतलब इंसिडेंट मीडियम। अब ऑब्जेक्ट ये है तो इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया, पानी। ठीक है, एन रिलेटिव जो है, एन रिलेटिव में यहाँ अलग से कैलकुलेट कर लूंगा, एंड एन रिलेटिव एन इंसिडेंस अपॉन n2, n1 क्या हो गया, n1 मतलब पानी हो गया, क्या पानी मतलब 4/3, ऊपर तो एयर है तो 1, तो ये आ गया एन रिलेटिव का वैल्यू 4/3, तो ये आ गया 4/3। तो एच अपेरेंट कितना आ गया आपका 175 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा होगा, इसका एक्चुअल पोजीशन तो 100 सेंटीमीटर है, पर इसकी इमेज यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ से थोड़ा ऊपर बनेगी, कितना 75 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता, कैलकुलेट शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, यहाँ था 100 पे तो 75 पे आ गया, तो कितना शिफ्ट हो गया 25 हो गया क्या शिफ्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन और आगे करते हैं,
इसका आंसर आ गया अपना 75 सेंटीमीटर। तो एपिरेंट डेप्थ, एपिरेंट हाइट वाला क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पे। एक बड़ा सारा क्वेश्चन है, 5 पार्ट है इसके एक ही क्वेश्चन में। तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। अगर डेटा आपको दिख नहीं रहा है, विजुअलाइज नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन लिखो पहले आराम से, वीडियो पॉज करके सोल्व करो आराम से। 10 मिनट 10 मिनट लगाओ, 5 से 10 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो, सोल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना। पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है, देखो यहाँ पानी भरा हुआ है, ऊपर एयर है, हवा में पक्षी उड़ रहा है, बर्ड, नीचे फिश है जो पानी में तैर रही है। ठीक है, और ये जो सरफेस है, पानी की सरफेस से बर्ड का हाइट है 36 सेंटीमीटर और फिश का डेप्थ भी 36 है, इक्वल है। ठीक है, एक्चुअल में। पहला क्वेश्चन, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सभी को पता होगा 4/3 होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड एपिरेंट हाइट ऑफ बर्ड। ये बर्ड जो है ना, इसका एपिरेंट हाइट क्या होना चाहिए। ठीक है, यहां से एपिरेंट हाइट क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। पानी, फाइंड एपिरेंट हाइट ऑफ बर्ड। ठीक है, दूसरा आ गया फाइंड एपिरेंट डेप्थ ऑफ फिश। इस जो फिश है इसका एपिरेंट डेप्थ क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं एयर में से इसका इमेज देखूं तो कहां दिखेगा, और पानी में से अगर मैं बर्ड का इमेज देखूं तो वो कहां दिखेगा। पहला दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, एट व्हाट डिस्टेंस विल बर्ड अपीयर टू दी फिश। ये मछली को वो बर्ड जो है कहां लग रहा होगा ये बताना है। ठीक है, मतलब इस बर्ड का पोजीशन से मछली का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रिवर्स हो गया, एट व्हाट डिस्टेंस विल फिश अपीयर टू बर्ड। ये जो मछली है उस बर्ड को कहां लग रही होगी। ठीक है, ये तो 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ वाला वेलोसिटी से रिलेटेड लिख दिया मैंने, देखो क्या, इफ द वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इस बर्ड को अगर मैं नीचे मान लूं, नीचे आता हुआ कितने से, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड, एंड फिश इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड, और ये मछली को ऊपर मान लूं 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, देन फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि बर्ड का वेलोसिटी फिश के रेस्पेक्ट में बता दो। पहला तो क्या है, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश, एंड दूसरा क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास 4 क्वेश्चन हो गए, इसमें 2 पार्ट है, तो टोटल अपने पास क्वेश्चन हो गए कितने, 6 क्वेश्चन हो गए, इसके 2 पार्ट 5 और 4 क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करो और सोल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैं भी सोल्व करता हूं, देखो क्या आएगा आंसर। पहला आंसर बड़ा इजी है क्या, पहला आंसर एपिरेंट हाइट ऑफ बर्ड। बर्ड का हाइट बताना है क्या मुझे, तो मैंने एच एपिरेंट का क्या फॉर्मूला लिखा, h अपॉन n रिलेटिव। अब h तो कितना हो गया 36 सेंटीमीटर, n रिलेटिव में मैंने बताया था, n रिलेटिव का मतलब आपको पहले लिखना है कौन से मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट। अब देखो एपिरेंट हाइट ऑफ बर्ड, बर्ड की एपिरेंट हाइट देखनी क्या, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया कौन, बर्ड, मतलब इंसिडेंट है यहाँ से बर्ड से चलेगी क्या, तो इंसिडेंट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया 1 अपॉन 4/3। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1/4/3 करोगे तो 30 इंटू 4/3 आ गया, और ये आंसर कितना हो गया 36/3, 12 इंटू 4, 48 सेंटीमीटर आंसर होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। आंसर मैच कराना जरा किस किस का आ गया था। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो वापस से वीडियो पॉज करके सोल्व करो। मैं सोल्व करता हूँ वापस, h एपिरेंट इक्वल टू h अपॉन n रिलेटिव। ठीक है, यहाँ n और h थोड़ा अलग बनाना, मेरा एक जैसे बनता है। 36 सेंटीमीटर तो आपने लिख ही दिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड एपिरेंट डेप्थ ऑफ फिश। ये फिश का एक्चुअल डेप्थ तो 36 हो गया। अब n रिलेटिव, फिश जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो n रिलेटिव में इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया, पानी, तो पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3/1, तो आंसर सोल्व करोगे तो कितना आ गया 36 इंटू 3/4, तो सोल्व करोगे तो कितना हो गया 9 इंटू 3, 27 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन हो गए जो कि बेसिक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट थे। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड शिफ्ट इन फिश। फिश में कितना शिफ्ट हो गया, तो फिश में शिफ्ट निकालना है तो 36 माइनस 27 कर देना है, किधर शिफ्ट हो गया, ये फिश ऊपर शिफ्ट हो गई। बर्ड में शिफ्ट देखना है, बर्ड भी ऊपर शिफ्ट हो गया, कितना 48 माइनस 36 कर देना है। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का जो है थर्ड पार्ट देख लेते हैं जरा क्या है। थर्ड पार्ट सोल्व करता हूँ। थर्ड पार्ट को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है मुझे, एट व्हाट डिस्टेंस विल बर्ड अपीयर टू फिश, एट व्हाट डिस्टेंस विल बर्ड,
ये जो बर्ड का पोजीशन इस फिश को कहाँ लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो फिश को लग रहा होगा ये डिस्टेंस 36 और यहाँ से यहाँ कहीं लग रहा होगा क्या, यहाँ वाली डिस्टेंस ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ 48। तो आंसर हो गया 36 सेंटीमीटर प्लस 48 सेंटीमीटर। तो 36 प्लस 48 करूंगा तो कितना हो गया देखो 40 70 80 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट देखते हैं जरा, ये थर्ड वाला क्वेश्चन था आपका। फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा देखो, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताना है, एट व्हाट डिस्टेंस फिश विल अपीयर टू बर्ड। फिश कितने पे लग रही होगी 36 सेंटीमीटर प्लस 27 सेंटीमीटर। तो 27 प्लस 37 कितना हो गया 50 60, ये हो गया 63 सेंटीमीटर। क्लियर है, 63 आ जाएगा आंसर। ऐड करना जरा 50 60 63 सेंटीमीटर आ गया फिफ्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में पहले मैं अपीरेंट निकाल लेता हूँ दोनों का, है ना। फिफ्थ में पहले अपीरेंट निकाल लेता हूँ, फिर उसको अपन रिलेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले जो है मैं अपीरेंट निकाल रहा हूँ बर्ड के लिए, फॉर बर्ड। तो बर्ड का वेलोसिटी अपीरेंट वेलोसिटी कितना आ गया देखो, अपीरेंट वेलोसिटी क्या लिखूंगा v अपॉन एन रिलेटिव, उसका वेलोसिटी कितना है 12, उसके लिए एन रिलेटिव बर्ड के यही वाला फॉर्मेट लगा दिया 1/4/3। बर्ड के लिए इंसिडेंट मीडियम कौन है एयर, तो 12 इंटू 4/3 हो जाएगा। 12 इंटू 4/3 करो तो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड आ रहा है नहीं, तो मुझे क्या चाहिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चाहिए। अब दोनों पास आ रहे हैं, ये 16 से नीचे आ रहा है और फिश जो है 12 से ऊपर आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 प्लस 12, मतलब ये हो गया कितना 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किसके बर्ड का आया, किसके रेस्पेक्ट में ये आया। इसको जो मैं लिखूंगा ना यहाँ लैंग्वेज में लिख देता हूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों पास आ रहे हैं तो ऐड करते हैं ना, जब दोनों ऑब्जेक्ट पास आते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 16 तो ये आ गया प्लस 12, तो ये आंसर आ गया कितना 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट में अगर मैं पहले अपीरेंट वेलोसिटी निकाल लेता हूँ फिश के लिए, तो फिश का अपीरेंट वेलोसिटी कितना आ गया देखो v अपीरेंट, v अपॉन एन रिलेटिव लगाया मैंने, तो v कितना आ रहा था 12। अब इसमें एन रिलेटिव वापस वैसे ही क्या लिख दोगे 4/3 अपॉन 1, तो कितना आ गया 12 इंटू 3/4 करोगे ना, तो 9 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पूरा लैंग्वेज में लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, ठीक है। बर्ड के रेस्पेक्ट में फिश का वेलोसिटी तो हो जाएगा कितना 9 प्लस 12, तो 9 प्लस 12 करोगे तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। यहाँ पानी भरा हुआ है और यहाँ कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, ठीक है, फिक्स्ड है ये। अब उस पर नहीं जाना सर, क्यों फिक्स है, ग्रेविटी के कारण नीचे तो नहीं गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये मिरर फिक्स है यहाँ पे। रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये डैश डैश वाली लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है, पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं कहीं बीच में होगा, ठीक है। मैंने लिखा भी है, रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज आ रही है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। इन रेज के लिए जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन दिए मैंने। पहला क्वेश्चन में डी कितना कंसीडर करना है आपको 30 सेंटीमीटर। डी का मतलब क्या है, इस कॉनकेव मिरर के ऊपर जो पानी भरा हुआ है ना, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मान लेना, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेना 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आरओसी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये फोकल लेंथ के लिए दिया होता है। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, प्लस माइनस अभी साइन लगा के देख लेंगे। अब देखो क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या करना है आपको, मैं क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मैंने डेटा बताई दी, ये डी नीचे पानी है, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, ऊपर एयर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 ले लेना है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी है। पहले क्वेश्चन में डी का वैल्यू 30 लेना है, फिर वापस पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है, डी का वैल्यू 10 लेके, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फाइनल इमेज कब बनेगी, ठीक है। फाइनल इमेज के लिए क्या होगा, पहले तो यहाँ से ये वाली रेज यहाँ रिफ्रैक्शन करेगी, यहाँ रिफ्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज अंदर चलेगी। मतलब इस कॉनकेव मिरर के लिए क्या लग रहा है, ये रेस जो है पैरेलल आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस कहाँ जाके मीट करती है, फोकस पे, तो इसका एफ पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। तो पहले तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया,
यहाँ इमेज बनी फोकस, फिर वो जो फोकस पे जो इमेज बनी होगी उसकी वो रेज आगे बढ़ के यहाँ से वापस रिफ्लेक्शन होगा पानी की सरफेस से, जब वो बाहर आएंगी तो उसके कारण फाइनल इमेज बनेगी, वो पोजीशन पता करनी। बता रहा हूँ पहले रिफ्लेक्शन हुआ, उस पहले रिफ्लेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इजी टीज आगे बढ़ेगी। फिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फोकस पे मीट करेगी, अब वो फोकस पे मीट करती हुई आगे बढ़ेगी। अब वो जो फोकस पे मीट करती हुई आगे बढ़ रही है वो इस रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो उसके लिए इमेज पता करनी है आपको, तो क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। मैं सोल्व करता हूँ, जरा क्या है देखो आंसर। तो क्वेश्चन लिख लेना है पहले आपको, वीडियो पॉज करना है, सोल्व करना है, आराम से सोल्व करो, 10 मिनट का टाइम है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 5 मिनट 5 मिनट, पहली बार सोल्व कर रहे हो तो टाइम लगेगा ज्यादा। देखो मैं सोल्व कर देता हूँ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है देख लेते हैं जरा। फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट देखो, पहले तो क्या है, यहाँ से जो पानी होगा ये पानी बना लिया मैंने, और यहाँ पे ये पानी के अंदर कॉनकेव मिरर बना देता हूँ, यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना दिया पानी के अंदर। अब ये जो इंसिडेंट रे आ रही है ये एजीटी आ जाएगी क्या, मैं थोड़ी बड़ी बड़ी दूर दूर करके बना देता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रेज है वो एजीटी जा रही क्या, ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलग मान ली, ये 0.4 मान ली, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्शन होगा पर इस रिफ्लेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मल इंसिडेंस है, 0 डिग्री इंसिडेंस एंगल, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 डिग्री। यहाँ तक रेज आ गई। अब आपको पता है इस मिरर पे क्या होगा, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे वो कहाँ जाके मीट करती है, फोकस पे। अब इसका फोकस r/2 पे होगा क्या, इसका फोकस कहाँ होगा, f = r/2 पे। तो r/2 करोगे तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये 40 है ना, तो 20 आ गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस d है वो 30 है क्या, मतलब उससे पहले ही मीट कर जाएगी या कहीं रेस, उससे पहले ही मीट कर गई क्या रेस, तो कहाँ मीट कर रही है, देखो मान लो यहाँ पे मीट कर गई, ये वाली रे टकरा के यहाँ चलेगी, ये वाली रे तो एजीटीज बढ़ गई, और ये वाली रे टकरा के यहाँ आ गई, ये पॉइंट इसका F हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे फाइनल इमेज नहीं बन गया, अभी तक क्या हो चुका, एक बार रिफ्लेक्शन हो गया, मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये रेज जो यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रही होगी, ये रेज ऐसे बढ़ रही होगी, ठीक है। अब ये रेज क्या करने वाली है, यहाँ से यहाँ अगेन क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अगेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये जरूरी नहीं इस कॉर्नर पे आके मीट करें, मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ ताकि आपको लगे नहीं वहीं जाके मिल रही है रे, ठीक है। तो ये वाली रेज जो है यहाँ पे इस टाइप से आ गई। अब क्या होगा, ये वाली रे जो फोकस पे, यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा ना इस सरफेस पे, इसके लिए ये वाला जो फोकस पे इमेज जो बनी है, पहली इमेज रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ बनी गया, और वो जो फोकस पे जो है, अब ये मैं ऐसा मान सकता हूँ यहाँ से ये इंसिडेंट रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ किया और ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये अब जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो रेज इधर चली गई, रेज दूर चली गई, मतलब क्या लगेगा, ये रेज जो है यहाँ से कहीं से आ रही है, इस पॉइंट पे फाइनल इमेज बन जाएगी। ये फाइनल इमेज आई का पोजीशन निकालता हूँ मैं, डेप्थ। अब इस ये जो इमेज I1 बनी है ना, पहले इमेज जो है I1 बनी, वो काम करेगी इसके जैसा, रिफ्लेक्शन के लिए वो ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगी। इस इमेज को I2 दे देता हूँ जो फाइनल इमेज है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, H apparent = H/n रिलेटिव, तो n रिलेटिव का वैल्यू लिख लेते हैं, तो H apparent ये आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्यों लिखा, देखो यहाँ से 20 तो यहाँ से 10 बचेगा, अपॉन n रिलेटिव क्या लिख दूँ, इसके लिए n रिलेटिव, ये वाली रेज जो जा रही है इंसिडेंट मीडियम पानी हो गया क्या, पानी अपॉन एयर, तो H apparent कितना आ गया, 10 × 3/4 करो जरा, तो ये हो गया कितना, 15/2 मीन्स 7.5 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया इमेज का पोजीशन पानी की सरफेस से, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज 7.5 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस,
बिलो दी वाटर सरफेस, पानी की सरफेस पे कितना 7.5 इंच। तो मिरर से निकाल सकते हो क्या, 30 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट कर लेना तो 22.5 आ जाएगा, मिरर के पोल से डिस्टेंस पूछा जाए। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, पहले का आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर लिख दिया मैंने, यहाँ पे आंसर लिखता हूँ ना फर्स्ट में। अब मैं सेकंड क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे करना है सर। तो सेकंड क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो, मैं सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम को यूज कर लेता हूँ मैं, यहाँ जो है मैंने इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेना है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या, ये डी का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा कम बना लेते हैं ना, ज्यादा ही दिख रहा है। पहले तो क्या मैंने दोनों के लिए बनाया था ना, इसलिए इस टाइप से था। अब ये यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दिए, यहाँ नीचे पानी है, ये डिस्टेंस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो पैरेलल रेज आ रही होगी, ये पैरेलल रेज आ गई, एक दूसरी पैरेलल रेज आ गई, तीसरी पैरेलल रेज आ गई। अब ये जो सारी पैरेलल रेज होगी, ये पैरेलल रेज आ गई। पहले रिफ्लेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा मिरर से मिरर पे वापस, तो मिरर पे तो कैसी है, सारी की सारी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये सारी रेखा जाके मिलेगी फोकस पे। और इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस इस पॉइंट से 20, मतलब अब वो पॉइंट 20 बाहर जा चुका होगा क्योंकि ये डिस्टेंस 10 नहीं गया। अब वो पॉइंट फोकस यहाँ कहीं होगा, यहाँ आ गया मान लो F। तो अब यहाँ से टकराने के बाद रे इस पॉइंट से मिलने वाली है। अब इस पॉइंट से जब रेज मिलेगी, इस पॉइंट से रेज जब मिलेगी तो उससे पहले, मिलने से पहले क्या होगा, यहाँ से एक बार रिफ्लेक्शन हो जाएगा क्या, ठीक है, यहाँ जाके मिलती है ये रेज, यहाँ जाके मिलनी चाहिए थी। इस टाइप से मैं डैश डैश लगा देता हूँ, डैश डैश डैश, ये डैश डैश डैश, मतलब ये जो इमेज I1 बनी है, ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी क्या, ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसमें, रिफ्रैक्शन में। देखो पहले तो क्या हो गया, सबसे पहले रिफ्लेक्शन हो गया, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया। अब मिरर से रेज ऐसे ऐसे जा रही थी, पर ऐसे जाते जाते फिर क्या होगा, अब ये रेज जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर या नॉर्मल के पास। अब यहाँ से मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, देखो नॉर्मल किस टाइप से ड्रॉ करें, बड़े कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा, जो मैंने रेड कलर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी मैंने ये रेड कलर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये रेस क्या होगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर या पास, नॉर्मल से दूर हो गई, मतलब ये इमेज बनेगी यहाँ कहीं जाके इस टाइप से। अब वो इमेज का पोजीशन पता करेंगे, तो वो इमेज का पोजीशन क्या आ जाएगा, देखो तो इमेज का पोजीशन पता करता हूं तो एच अपीरेंट क्या लिखोगे, एच अपॉन एन रिलेटिव, ठीक है। अब एच अपीरेंट में एच का वैल्यू तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लिख लिया यहाँ पे, अपॉन एन रिलेटिव, अगेन इंसिडेंट मीडियम कौन है, पानी है क्या, 4/3, अपॉन रिफ्लेक्शन वाला एयर, तो ये आंसर कितना हो गया 4 इंटू 3/4, मतलब इसका आंसर भी उसी टाइप से आएगा 3/4, और ये हो जाएगा कितना 7.5 सेंटीमीटर। पर इस सिचुएशन का जो आंसर लिखूंगा ना मैं सेकंड वाले केस का, ये फर्स्ट वाला केस था, ये वाला तो ऊपर वाला, ठीक है, ये सेकंड वाले केस का डायग्राम इधर बना लिया मैंने, कैलकुलेशन कर दी। इसका आंसर क्या लिखूंगा, फाइनल इमेज एट 7.5 सेंटीमीटर अबव दी वाटर सरफेस, उसमें बिलो दी वाटर सरफेस थी क्या, तो इसमें अबव दी सरफेस बना दिया अपन ने इमेज, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से, डिस्टेंस अगर पोल से पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा 10 + 7.5, तो आंसर हो जाएगा 17.5। रेड डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ ये कॉनकेव मिरर दिख रहा होगा आपको, ये कॉनकेव मिरर आ गया, और जो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, r। ये जो r है ना, ये r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया किसका, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर। अब है क्या, इस कॉनकेव मिरर में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, हल्का सा पानी है, डायग्राम में थोड़ा ज्यादा करके बताया वरना दिखेगा ही नहीं, h < r।
अब ऐसा क्यों दिया है ये भी आपको सोचना है। इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पानी की सरफेस से वो x है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है x, और वही x का मुझे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये x डिस्टेंस है और उसी को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या देखो, कैलकुलेट x सो दैट फाइनल इमेज इज एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब जो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट की बने वो कहीं बन जाए, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने फाइनल वो वापस ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। तो इसके लिए x का वैल्यू क्या क्या कर दो। ठीक है, अब जो आपका आंसर होगा उसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। h आंसर में हो सकता है आपका, r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, एक जो है n मान लो पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, पानी या फिर जो भी लिक्विड बना हो। तो क्वेश्चन सोल्व करो जरा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर सोल्व करो वीडियो पॉज करके। मैं सोल्व करता हूं तो देखो क्या है। अब देखो क्या करना है आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज वापस यही बन जाए, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर वगैरह ये सारी चीजें। तो आपको क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख लिया, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, यही सोल्व कर देता हूँ इसी में। ठीक है, यही डायग्राम यूज कर लेते हैं। तो देखो क्या करना है आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज वापस ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। देखो आपको पता है इस मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज वापस उसी पॉइंट पे कब बन जाती थी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वापस जो है, आपने रे डायग्राम पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे कब होते थे, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाए। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता तो फिर ये पानी का क्या रोल रह गया। ठीक है, पानी का भी कुछ न कुछ रोल होगा ना, जब भी तो दिया है पानी। तो देखो होगा क्या, यहां पे सोल्व करता हूं, यहां से जो रेज आ रही होगी, यहां से जो रेज आएगी, अब ये रेज जो आएगी, ये रेज इस टाइप से आ गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा क्या, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, और ये रे जो है नॉर्मल से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल के पास आ जाएगी। नॉर्मल के पास आ गई मतलब ये रे इस टाइप से होगी, इस टाइप से होकर यहाँ पे टकराएगी, ऐसे इधर भी टकराएगी। ठीक है, इधर वाली नहीं बना रहा हूँ, एक ही रे से काम चलाते हैं। एक रे ये आ गई, ये वाली रे तो एग्जिट जाएगी और टकरा के चलेगी। ठीक है, अब ये रे तो टकरा के चलेगी। अभी इस रे को अगर मैं देखूंगा तो मैं ये रे यहाँ से कहाँ से आती हुई लगेगी, मुझे यहाँ से नहीं आगे से आती हुई लगेगी। मतलब इस पॉइंट पे इमेज बन गई है पहले रिफ्रैक्शन के कारण I1 जो इमेज बनी है ये किसके कारण बनी है, इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्लियर है। अब ये इमेज अगर रिफ्लेक्शन के कारण बन गई, ठीक है, अब अगर ये जो इमेज बनी है, मतलब मुझे इस मिरर को, इस कॉन्केव मिरर को ये वाला ऑब्जेक्ट कहां लग रहा होगा, इस I1 पे। मतलब ये I1 जो है, I1 क्या करेगा, I1 का जो बिहेवियर होगा वो ऑब्जेक्ट, ये जो I1 होगा ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्या। अब अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कॉन्केव मिरर के लिए ये I1, और वापस मेरे को इमेज वही बनानी है, तो वो I1 पॉइंट को मैं क्या कर दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और I1 पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दें। अगर I1 पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, या I1 पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, जो पॉइंट C जिसको बोलते हैं, अगर ये I1 पॉइंट C वाला हो गया तो वापस यहाँ से रिट्रेस करेगी। अब रिट्रेस करते टाइम क्या होगा, वापस जब ये जा रही होगी रे तो वापस रिफ्लेक्शन होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या बोल सकता हूँ, ये रे जब जिस ऐसा आई अब ऐसे जाएगी तो वापस ऐसा मुड़ जाएगी, यहाँ पे अगेन रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर जाते टाइम ये रे किधर चली जाएगी, यहाँ से गई और यहाँ से इधर चली गई, मतलब इमेज वहीं बन जाएगी। तो कुल मिला के इस I1 पॉइंट को मेरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर कर देना है। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x है, तो मेरे पास जो है h अपीरेंट का फॉर्मूला है क्या, h अपॉन n रिलेटिव का। ठीक है, अब h अपॉन n रिलेटिव लगा लेते हैं। h तो क्या हो गया, x हो गया क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अपॉन n रिलेटिव क्या लिखूंगा, n रिलेटिव में इंसिडेंट मीडियम कौन है, अभी एयर है क्या, इंसिडेंट मीडियम यहाँ एयर है क्या, एयर, अपॉन रिफ्लेक्शन वाला मीडियम कौन है, पानी, तो 1/n, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, nx। मतलब ये जो डिस्टेंस, ये जो x था ना, यहाँ जो इमेज बनी है यहाँ सरफेस से कितना डिस्टेंस होगा वो, n इंटू x। तो ये nx प्लस h ये मिला के किसके बराबर हो जाना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो x क्या हो गया, देखो क्वेश्चन में x ही तो पूछा था मेरे से, तो x क्या हो गया r माइनस एच अपॉन n। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने ये कंडीशन क्यों दी h लेस देन r, इसका तो पूरे क्वेश्चन में कहीं यूज ही नहीं हुआ। तो सोचो जरा ये कंडीशन क्यों दी। ये कंडीशन इसलिए दी मैंने, अगर यहाँ थोड़ा सा पानी भरा होगा ना, हल्का सा पानी, तभी तो जाके मैं पेरिक्शल रेज मानूंगा। अगर बहुत सारा पानी है, अगर पानी ज्यादा हो गया, ये इसमें पानी खूब सारा पानी भरा हुआ है, मान लो खूब सारा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ वाली रे ऐसे जाएगी, तो फिर यहाँ पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया ना। अगर थोड़ा सा पानी भरा है, मान लो इतना सा हल्का सा, मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में आप देखो, जो एच है वो लेस देन आ रहेगा, तो यहीं पे बस यहीं पे रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे मैं क्या मान सकता हूँ, ये जो रिफ्लेक्शन होगा इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन क्यों दी थी, पेरिक्शल के लिए, पेरिक्शल रेज मान लूं मैं, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया क्या, अगर इस ऑब्जेक्ट को पानी की सरफेस से r माइनस एच अपॉन एन डिस्टेंस पे रखूं तो वापस इमेज उसी ऑब्जेक्ट पे बन जाएगी। क्लियर है। तो ये आज वाले लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन था। कल वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, 3-4 मीडियम लगा देंगे लगातार पैरेलल, कंपोजिट स्लैब बोलते हैं उसको, तो उसके बारे में अपन कल वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, आज वाले लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।